मुझे लगता है आंटी ने कुछ नहीं किया, वह वाकई में अपनी बहू के जाने के गम में बहुत दुखी है, जॉर्जिया ने बाहर निकलते ही कहा। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बाकी मैं पापा को बताऊंगी तो उनका क्या मानना है उससे पता चलेगा, शिवी ने जवाब दिया। बाहर निकलकर दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और पैदल ही बात करती हुई धीरे धीरे सड़क के किनारे चलने लगे। देखने में तो बंसी भी मुझे इनोसेंट ही लग रहा था, पर हर अपराधी के शक्ल पर तो लिखा नहीं होता कि वह खूंखार है या उसने कत्ल किया है, शिवी ने जिया से कहा। वैसे ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता था कि पुलिस वाले फटाफट आराम से पता लगा लेते होंगे, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिया ने भोलेपन से कहा। अरे गुड़िया, सुनो, किसी ने पुकारा। बिटिया रुको, तुम्हारा फोन रह गया। एक बार फिर पीछे से किसी ने और जोर से आवाज लगाई तो दोनों ठिठक गई। रुककर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बंसी हाथ के इशारे से उन्हें रोक रहा था। बंसी के हाथ में फोन देखते ही जिया ने अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ लगाया, पॉकेट में फोन नहीं था। वो समझ गई कि आंटी के पास वो अपना फोन छोड़ आई है। अरे यार, लगता है आंटी का आशीर्वाद लेने के चक्कर में हम फोन छोड़ आए, जिया ने बंसी की तरफ देखते हुए कहा। हम नहीं, तुझे जिम्मेदारी सौंपी थी ना, तू कच्ची असिस्टेंट ही रहेगी, देखना तुझे जासूस बनना है कि नहीं। मेरा भविष्य तो मुझे अभी से अंधकार में लगता है, शिवी ने पहले गुस्से में और बाद में थोड़ा मजाक में कहा। तब तक बंसी लगभग दौड़ता हुआ उनके करीब आ चुका था। गुड़िया, तुम अपना फोन भूल गई थी, मेम साहब ने आवाज लगाकर बुलाया। उन्होंने बताया, दौड़ता हुआ आया हूं, वरना आप लोग तो निकल गए होते, बंसी ने हौंकते हुए कहा। दौड़ के आने से उसकी सांस फूली हुई थी, माथे पर पसीना उभर आया था। अरे बंसी भैया, आपने क्यों तकलीफ की, घर में ही तो था फोन, हम लोग कल आकर ले जाते, शिवी ने बंसी के हाथ से फोन लेते हुए कहा। थैंक यू भैया, और आंटी को भी थैंक यू बोलना प्लीज, जिया ने बंसी से कहा। जवाब में बंसी ने सिर्फ हाथ हिला दिया और पलटकर वापस चल दिया। अब क्या करें, यहाँ तो कोई क्लू नहीं मिला। अगर आंटी और बंसी दोनों ही इनोसेंट है तब तो फिर पक्का से अंकल ने ही मर्डर किया होगा, शिवी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। यार तू क्यों इस केस के पीछे पड़ी है, जब इतनी सारी पुलिस ने अंकल को पकड़ा है तो कुछ सोच समझकर ही पकड़ा होगा ना। पक्का यह मर्डर उन्होंने ही किया है, शायद वो अपनी वाइफ को प्यार नहीं करते होंगे, जिया भोला सा मुंह बनाकर बोली। वो दोनों अपनी ही धुन में बातें करती हुई चली जा रही थी। अब देख, आंटी ने तो खुद बोला है कि उनके घर पर कोई आता जाता नहीं है, और वैसे भी हम लोगों ने खुद ही देखा है, उनके यहाँ अड़ोस पड़ोस वाले भी नहीं जाते, वरना गार्ड को देखा था, गेट छोड़ के अंदर आराम से माली से गप्पे मार रहा था। जिनके घरों में लोग आते जाते हैं, गार्ड को फुर्सत ही नहीं मिलती इधर उधर जाने की, उसको देखो कैसे एंजॉय कर रहा है, कहकर शिवी ने पीछे मुड़कर हाथ के इशारे से जिया को गार्ड की तरफ दिखाया। जिया ने भी पलट कर देखा, एक साइकिल सवार मेन गेट पर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था। तभी अंदर से गार्ड ने छोटा गेट खोला और बाहर निकल आया। जिया और शिवी दोनों उन्हें देख रही थी, हालांकि वह लोग इतनी दूर थी कि उन दोनों के बीच में होने वाली बातचीत को सुन नहीं सकते थे, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि गार्ड के साथ छोटे दरवाजे से अंदर जाने वाला व्यक्ति कौन है। तभी शिवी ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे यह आदमी तो शायद अभी हमारे पास से ही साइकिल चलाता हुआ निकला है। हाँ सही कह रही है तू, मुझे याद आया वहाँ जो रोड में कुत्ता बैठा था, उसे हटाने के लिए उसने साइकिल की घंटी भी बजाई थी, है ना, जिया ने याद करते हुए कहा। ऐसा करते हैं, साइकिल चलाते हुए वापस चलते हैं, शायद कहीं वो आदमी बाहर निकले तो हमें कुछ पता चले कि वह कौन है, शिवी ने साइकिल को वापस मोड़ते हुए कहा। अरे लेकिन ऐसे तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा कि हम बार बार वहाँ क्यों चक्कर काट रहे हैं, जिया ने शिवी को रोकना चाहा। अरे कुछ नहीं होगा, तू आना, शिवी ने कहा तो जिया ने भी अपनी साइकिल वापस मोड़ ली। साइकिल चलाते हुए दोनों अब उस कोठी के नज़दीक आ गई थी। गार्ड अब भी गार्ड रूम से नदारद था, शायद वह अभी भी माली से बात कर रहा था, क्योंकि जब वह लोग कोठी के गेट के नज़दीक पहुंचे तो अंदर से आदमियों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। छोटा गेट पूरी तरह से बंद नहीं था, उसकी झिरी में से अंदर थोड़ा दिखाई दे रहा था। शिवी ने ध्यान से देखा, अंदर खड़ी हुई गाड़ी में कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा था, शायद वही साइकिल वाला आदमी था। उसने गाड़ी स्टार्ट की हुई थी, बंसी और गार्ड भी गाड़ी के पास खड़े हुए कुछ बातें कर रहे थे। अरे चल यार, बिना बात किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, जिया ने शिवी को इस तरह झांकते देखा तो फुसफुसाते हुए कहा। शिवी की नज़रें अभी भी अंदर थी, लेकिन जिया ने उसकी बाह पकड़कर खींचते हुए कहा, तू नहीं आ रही तो यहीं पर रह, मैं जा रही हूँ। जैसी ही जिया वापस जाने के लिए अपनी साइकिल मोड़ने लगी, शिवी भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे आ गई। अरे जिया रुकना, आ रही हूँ बाबा, कहते हुए शिवी भी जल्दी जल्दी पैडल मारते हुए जिया के बराबर आ गई। अब मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी, अगर वह लोग बाहर आ जाते और हमें इस तरह झांकते देखते तो क्या सोचते, और चलो वह लोग ना सही, रोड पर कोई और आ रहा होता और हमें देखता तो, जिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अच्छा बाबा नहीं जाऊंगी, कुछ हुआ तो नहीं ना, तू बेकार में गुस्सा कर रही है यार, शिवी ने जिया की मनोहार करते हुए कहा।
जिया ने जवाब नहीं दिया, कुछ बोली नहीं, यूं ही साइकिल चलाती रही। उसकी चुप्पी से शिवी को उसकी नाराजगी का डर सताने लगा, इसलिए बात आगे बढ़ाने के लिए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि साइकिल से आने वाला आदमी इनकी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। हो सकता है उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी हो, वैसे भी इनके यहाँ 3 गाड़ियाँ पड़ी थी, कौन चलाएगा अब। एक बात समझ में नहीं आती, यह अमीर लोग इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों रखते हैं। जिया ने मासूमियत से पूछा। एक गाड़ी अंकल चलाते होंगे, एक आंटी, एक और क्यों रखी है, वह समझ नहीं आया। दिमाग की कसरत करते हुए शिवी ने सोचने की मुद्रा बनाई। जिया का घर आ चुका था। घर की तरफ बढ़ने से पहले जिया ने कहा, अब मैं जाती हूँ। ओके, कल अगर साइकिलिंग करनी होगी तो मुझे टाइम बता देना। ओके, अब तू गुस्सा नहीं है ना, शिवी ने जाती हुई जिया से पूछा। नहीं, कहकर जिया मुस्कुराई और बाय बाय कहकर हाथ हिला दिया। शिवी अपने घर जाकर जल्द से जल्द वह रिकॉर्डिंग सुनना चाहती थी, जिससे आंटी की किसी बात से यह अंदाजा लगा सके कि मर्डर किसने किया होगा। शाम का धुंधका अब कुछ और गहरा होने लगा था। घर पहुंचकर शिवी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद हाथ पैर मुंह धोकर उसने अपना नाइट सूट पहना और नीचे उतर गई। उसने देखा पापा आ चुके थे। मम्मी रसोई में शायद पापा के लिए चाय बना रही थी। पापा को टीवी के सामने बैठे देखकर शिवी भी जाकर उनके पास बैठ गई और बोली, आज मैं वो कोठी वाली आंटी के घर गई थी, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। बेटा, कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो सबूत ऐसे नहीं छोड़कर जाता कि कोई भी आसानी से उसे पकड़ सके, पापा ने शिवी को समझाया। सुनकर शिवी चुपचाप पापा का मुंह देखने लगी। तुम परेशान मत हो, कम से कम तुमने कोशिश तो की। कोशिश जरूर करना चाहिए, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो डोंट वरी, चीयर अप, कहकर पापा ने शिवी की तरफ मुस्कुराकर देखा। अरे हाँ, याद आया, मैंने आंटी के यहाँ हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग की थी। सोचा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा या आपके काम का होगा तो आपको सुनाऊंगी, लेकिन कुछ मिला नहीं, शिवी ने कहकर बेचारा सा मुंह बना लिया। अच्छा चलो, चाय लेकर तुम्हारे कमरे में चलते हैं, क्या पता कोई क्लू मिल जाए, कहकर पापा ने शिवी के गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। अब तक माधवी चाय की ट्रे लेकर आ गई थी। क्या सीक्रेट बातें हो रही हैं बाप बेटी में, उन्होंने सोफे पर बैठते हुए पूछा। मुझे शिवी को इंग्लिश का एक चैप्टर समझाना है, चाय पी के मैं थोड़ी देर इसको पढ़ाता हूँ, तब तक तुम खाना तैयार करो, रमेश ने माधवी से कहा। चैप्टर 8, सुराग की मारामारी। वैसे तुमको और कोई अनयूजुअल बात दिखाई दी उनके घर में, रमेश ने शिवी के कमरे में पहुंचते ही उससे पूछा। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, शिवी ने जवाब दिया। आंटी का रवैया कैसा था, पुलिस को तो बहुत कुछ रही होंगी वह, क्योंकि उनके इकलौते बेटे को जिसको कि वो बेकसूर बताती हैं, पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया है, पापा ने कहकर जवाब की आशा में शिवी के चेहरे पर नजरें गड़ा दीं। बेटे के बारे में तो नहीं, लेकिन वो आंटी अपनी बहू के बारे में ही बात करती रहीं, पता नहीं कितनी बार तो वह उसका नाम लेकर रोई थी। हम लोगों को भी बहुत प्यार किया और बोली कि मुझसे मिलने आते रहा करो, क्योंकि और कोई तो आता नहीं है, शिवी ने पापा को जानकारी दी। क्या घर में कोई रिश्तेदार या और कोई था, या वह अकेली थी, पापा ने जिज्ञासावश पूछा। घर में तो वह अकेली थी, बाहर एक गार्ड गेट पर था और सिर्फ एक माली पौधे लगा रहा था। आंटी बता रही थे कि यह माली ही उनका सब काम करता है, शिवी बोली। लेकिन उनके घर में एक नौकरानी भी तो रहा करते थे, वह वापस नहीं आए क्या, पापा ने पूछा। आंटी बता रही थी कि उन्होंने नौकरानी को फ़ोन तो किया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। वो लोग पुलिस के किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, शायद जब केस क्लोज हो जाए तब वापस आए, परंतु अभी तो दोनों गांव में ही है, शिवी ने बताया। रमेश कुछ देर सोच में डूबे रहे। इसका मतलब उनका बेटा ही कातिल है, इसीलिए उन्हें उसके लॉकअप में रहने का कोई दुख नहीं है, वरना वह एक बार तो अपने बेटे के लिए चिंता करती, मन ही मन रमेश ने सोचा। माली तुम्हें कैसा लगा, या गार्ड ने कोई ऐसी बात की हो जो तुम्हें ठीक ना लगी हो, पापा ने एक बार फिर छानबीन की। गार्ड ने तो बस अंदर जाने से पहले वैसे ही पूछा था जैसे सब पूछते हैं। माली भी बड़े प्यार से बात कर रहा था। जब हम गए थे तब तो मैंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से गार्ड पर भी शक किया और माली पर भी, परंतु जैसे ही माली से बात की, मुझे लगा नहीं कि इस कत्ल में उसका कुछ हाथ होगा। वह बेचारा तो बार बार आंटी की तारीफ कर रहा था, वही आंटी जिनका मर्डर हुआ, शिवी ने अपना नजरिया बताया। अच्छा, मतलब तुमको लगता है कि कत्ल में माली का कोई हाथ नहीं, रमेश ने क्लियर करना चाहा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आंटी भी, मतलब बूढ़ी आंटी भी और माली भी दोनों ही जिनका कत्ल हुआ है, उनको याद करके कई बार रोए। मुझे तो बहुत दया आ रही थी उन पर, शिवी ने अपनी बात पर जोर दिया। ये भी तो हो सकता है कि दोनों एक्टिंग कर रहे हो, रमेश ने शिवी को कुरेदा। ये तो मुझे नहीं पता, इसका पता तो पुलिस ही लगा सकती है, शिवी ने कहकर बात समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसका मतलब घर में बूढ़ी आंटी, माली और गार्ड के अलावा कोई आता जाता नहीं, यही ना, रमेश ने कन्फर्म करना चाहा। अरे हाँ, याद आया, पापा, जब हम लोग बाहर निकल आए तो एक आदमी आया था साइकिल पर, और अंदर जाकर खड़ी हुई गाड़ियों में से जो सामने खड़ी थी उसमें बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी।
हमें लग रहा था कि आंटी ने उसको गाड़ी बेच दी है, शिवी ने याद करते हुए कहा। एक मिनट, अभी तुमने कहा कि आदमी साइकिल से आया था, राइट? रमेश ने पूछा। हाँ, लेकिन उसने अपनी साइकिल बाहर ही खड़ी कर दी थी। अंदर जाकर उसने कार स्टार्ट की थी। हमने चुपके से झांक कर देखा था, शिवी ने खुश होकर बताया। उसे पूरा यकीन था कि इस बात पर उसे पापा की प्रशंसा अवश्य मिलेगी और शायद पापा को कोई क्लू भी मिल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, साइकिल से आया हुआ आदमी कार कैसे खरीदे सकता है बेटा? हो सकता है वह उनका ड्राइवर हो, पापा ने अंदाजा लगाया। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, लेकिन पापा वह गाड़ी लेकर कहीं जा नहीं रहा था, सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करके बैठा था। शिवी के माथे पर बल पड़ गए। अरे बेटा, बहुत दिन से गाड़ियां इस्तेमाल नहीं हुई है ना, तो वो उनको स्टार्ट करके चालू हालत में रखना चाहता होगा। दरअसल गाड़ियों को बहुत दिन तक बंद नहीं पड़े रहना चाहिए, इसलिए बीच बीच में थोड़ी देर इंजन चलाकर छोड़ना पड़ता है, रमेश ने शिवी को समझाया। अच्छा अच्छा, तभी वो गाड़ी में यूं ही बैठा हुआ था, शिवी ने असली वजह समझते हुए कहा। ऐसा तो नहीं कि मर्डर ड्राइवर ने किया हो और वह देखने आया हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, पापा ने सोचते हुए धीमे शब्दों में कहा। वह अपने ख्यालों में गुम थे, शायद मन ही मन कुछ जोड़ घटा कर रहे थे। ड्राइवर भी मर्डर हो भी सकता है, सही कह रहे हैं आप, शिवी ने पापा की हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन ड्राइवर मालकिन का मर्डर क्यों करेगा? उसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कत्ल का कोई न कोई मोटो जरूर होता है। अब इतना गरीब आदमी पैसे के लिए मर्डर कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो वह फरार हो गया होता, पुलिस ने भी उससे पूछताछ की है, वह हर बार पुलिस के बुलाने पर थाने हाजिरी लगाने आ जाता है। लगता तो नहीं कि मर्डर उसने किया होगा, वैसे भी वो बुढ़ा सा आदमी है, मर्डर क्यों किया होगा उसने? पापा शिवी को समझा रहे थे या खुद को, ये समझ नहीं आ रहा था। क्या पता उसे किसी बात पर गुस्सा हो, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये किया हो। बदला लेने के लिए भी तो लोग कत्ल करते हैं ना, शिवी ने अपना शक जाहिर किया। हाँ, ये बात हो सकती है कि मालकिन ने कभी उसे डांट दिया हो और इस गुस्से में उसने उस बेचारी को मार डाला हो, पापा ने शिवी की बात का अनुमोदन किया। पर पापा, आंटी ऐसी नहीं थी, वह सभी से बहुत प्यार से बात करती थी। मुझे याद है एक बार उनके नौकर के हाथ से कोई क्रोकरी टूट गई थी, तब बूढ़ी आंटी ने उस नौकर को बहुत डांटा था, परंतु छोटी आंटी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह बार बार कह रही थी कोई बात नहीं, और नौकर से ये भी पूछ रही थी कि तुमको चोट तो नहीं लगी। शिवी ने याद करते हुए किस्सा सुनाया। चलो यह अच्छा रहा, तुमने बड़े अच्छे से सब छानबीन की है, तुम तो हम पुलिस वालों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से खोजबीन करके आए हो। वेल डन बेटा, मुझे लगता है बड़ी होके तुम बहुत बड़ी जासूस बनने वाली हो, पापा ने शिवी के कंधे पर हाथ मारकर उसे शाबाशी दी है और कहा। शिवी ने खुश होते हुए कहा, तब तो मेरा इनाम पक्का ना? 100% पक्का, बोलो क्या चाहिए? पापा ने खुश होते हुए जवाब दिया। वही वाला फ़ोन जो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मम्मी मना कर रही है, अब आपको ही मम्मी को मनाना पड़ेगा, शिवी ने तुरंत जवाब दिया। शिवी ने मौका देखकर अपना तुरुप का पता चल दिया, वह जानती थी कि मम्मी तो उसकी बातों में आने वाली नहीं है, पापा ही उनको मना सकते हैं। उसके मन में एक और भी इच्छा सर उठा रही थी, लेकिन उसके लिए इस वक्त फ़ोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अभी फ़िलहाल मम्मी ने अपना पुराना फ़ोन शिवी को दिया हुआ था, जो कि बहुत ही आउटडेटेड था। वह चाहती थी कि अपनी बाकी फ्रेंड्स की तरह उसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन हो। उधर रमेश भी मन ही मन शिवी के तेज दिमाग की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वह सोच रहे थे कि काश इतनी ही मेहनत इस केस को सॉल्व करने के लिए अकेले उन्होंने भी की होती, तो शायद नतीजा उनके पक्ष में होता। बेटी के उकसाने पर अब उनके अंदर भी इस केस में दिलचस्पी जाग गई थी। अगर यह केस सॉल्व हो जाता तो वह शिवी की नज़रों में हमेशा के लिए हीरो बन जाते और उसकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि शिवी के माध्यम से ही वो और भी इसी तरह की जानकारियां हासिल करेंगे। वैसे भी शिवी बच्ची थी और उसको कितनी बार भी कोठी में जाने से कोई रोक नहीं सकता था और किसी को उस पर शक भी नहीं हो सकता था। अरे कितनी देर तक पढ़ाई करोगे? आओ खाने का टाइम हो गया है, नीचे आ जाओ। तभी नीचे से माधवी की आवाज़ आई तो उनका ध्यान भंग हुआ। आ रहे हैं, तुम खाना लगाओ, रमेश ने माधवी को जवाब दिया। ये जो तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो ना, मुझे सब पता है, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, आखिर मैं भी पुलिस वाले की बीवी हूं, माधुरी ने नीचे पहुंचते ही रमेश से कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता था तुम पकड़ लोगी, मुझे लगता है पुलिस में मुझे नहीं, तुम दोनों माँ बेटी को होना चाहिए था, मुझसे ज़्यादा दिमाग तुम दोनों का चलता है, हंसते हुए रमेश ने कहा और कुर्सी खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वैसे तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, ज़रा मैं भी तो सुनूं, रमेश के बगल की खाली पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए माधवी ने प्रश्न किया। शिवी अभी तक ऊपर ही थी, रमेश ने पूरी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। माधवी ने शिवी की इस हरकत पर रमेश को खूब नाराजगी दिखाई। बच्ची है वह, अभी से उसको इस सब में मत उलझाओ, 1-1.5 महीने बाद उसके फाइनल एग्जाम है और उसका दिमाग भटक गया ना तो पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। अगर कम नंबर आए ना तो फिर मैं उसके साथ साथ तुम्हारी भी अच्छी सी खबर लूंगी, माधवी ने रमेश की तरफ आंखें तरेरी।
अरे कुछ नहीं होगा, उस बच्ची का शौक पूरा कर रहा हूँ और इस बहाने से मेरा भी मकसद पूरा हो रहा है। दरअसल हम पुलिस वालों के सामने कोई भी ऐसी बात करेगा ही नहीं जिससे हमें शक हो, इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसा ही चाहिए जिसके सामने घर के लोग खुलकर कोई भी बात कर सके। सिर्फ इसी वजह से मैंने शिवी को वहां जाने की इजाज़त दे दी थी। रमेश ने पत्नी के गुस्से को शांत करते हुए कहा। मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। इतनी छोटी बच्ची अगर किसी मुसीबत में पड़ गई तो तुम्हें सिर्फ अपना ही सोचता है। माधवी का गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ, परंतु वह पूरी तरह रमेश की बात से सहमत अब भी नहीं थी। शिवी वहां जाकर कोई खोजबीन नहीं कर रही, वो सिर्फ वहां होने वाली किसी भी गतिविधि को देखेगी और मुझे बताएगी। वो उस बूढ़ी आंटी से मिलने गई थी बस, और कुछ भी नहीं। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। रमेश ने माधुरी को फिर से समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम्हारी वजह से शिवी को कोई प्रॉब्लम आए तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होंगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माधवी थोड़ी रुनासी हो गई। अरे अब इतनी सी बात पर इतनी इमोशनल मत हो जाओ। तुम कहती हो तो मैं शिवी को सब चीज़ों के लिए मना कर दूंगा। नहीं, तुम सही कह रही हो। मैं खुद ही शायद थोड़ा लालची हो गया था, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहा था। क्योंकि अगर इस केस को मैं सुलझा पाऊँ और मेरा नाम हो, मेरा प्रमोशन हो, मुझे इनाम मिले तो इसमें सिर्फ मेरा ही फ़ायदा है ना, तुम्हारा तो कोई फ़ायदा नहीं। रमेश ने पत्नी को ताना मारा। अरे वाह, लगता है आज मेरी पसंद की मलाई कोफ्ता बनाई है मम्मी ने। ऊपर तक खुशबू आ रही है। नीचे मम्मी पापा के बीच में होने वाली खटपट से अनजान शिवी धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां उतरी और बोलती हुई नीचे आ गई। पति की बात सुनकर माधवी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने पति के हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और पति पत्नी दोनों मुस्कुराकर शिवी की तरफ देखने लगे। शिवी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी है, और उसकी चिंता मुझे उतनी ही है जितनी तुम्हें। यकीन करो, मेरे जीते जी उस पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। रमेश ने पत्नी की आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा। मुझे क्या खतरा है? क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? शिवी भी डाइनिंग टेबल की चेयर खींचते हुए बोली। तू उस कोठी में गई थी ना, इसलिए तेरी मम्मी को तेरी सुरक्षा की चिंता हो रही है। बस वही तेरी मम्मी को समझा रहा हूँ। यह नहीं जानती कि तू मेरा तुरुप का पत्ता है। रमेश ने शिवी के गाल खींचते हुए प्यार से कहा। इसी बीच माधवी ने डोंगे का ढक्कन उठा दिया। गर्मा गर्म सब्जी में से उठती हुई खुशबू से झूमती हुई शिवी बोली, वहाँ मम्मा, आई लव यू। आज आपने मेरी पसंद की सब्जी बनाई। पता है आपसे बेहतर यह सब्जी कोई बना ही नहीं सकता। प्यार से मम्मी के गले में बाहें डालते हुए शिवी ने माधवी के गाल पर किस कर दिया। चैप्टर 9, इंस्पेक्टर खान की चालाकी। इन दिनों शिवी के एग्जाम शुरू हो गए थे और उसका बाहर निकलना करीब करीब बंद हो गया था। इस बार अगले पेपर के बीच में 7 दिन की छुट्टियां थी, इसलिए माधवी ने शिवी से कहा, बेटा थोड़ा कहीं बाहर घूमाओ। सारे दिन पढ़ाई करने से दिमाग थक जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगी। मेरा जाने का मन नहीं है मम्मी, मेरा बहुत कोर्स है। थोड़ी देर टीवी देखूंगी, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठूंगी। टीवी का रिमोट उठाते हुए शिवी ने कहा। तभी डोर बेल बजी तो शिवी ने उठकर दरवाजा खोला। सामने पापा थके हारे खड़े थे। रोज की तरह वो मुस्कुराए तो जरूर, परंतु उस मुस्कुराहट में कुछ मिसिंग था। शिवी भी जवाब में मुस्कुरा दी। पापा बहुत थके हुए लग रहे थे, लगता है ऑफिस की कोई टेंशन है, सोचकर शिवी वापस टीवी के सामने बैठ गई। पापा सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगे, तभी मम्मी बाहर आई और पापा को देखकर बोली, अरे आ गए आप, चाय बनाती हूँ, कुछ खाएंगे आप? रसोई की तरफ पलटकर जाती मम्मी कुछ सेकंड के लिए रुककर पापा के जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन पापा तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। शिवी सब देख रही थी। पापा की तरफ से कोई जवाब ना आता देख माधवी ने शिवी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ है। शिवी ने भी जवाब में कंधे उचकाकर सिर हिला दिया। पापा की चुप्पी उसे भी अब खलने लगी थी। माधवी वापस लौट आई और सामने सोफे पर बैठ गई। फिर ध्यान से रमेश के चेहरे को देखते हुए पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऑफिस में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मधु, मैंने बताया था ना, आज हेडक्वार्टर में मीटिंग थी। हमेशा की तरह इस बार भी यह केस मेरे हाथ से वापस ले लिया गया और इंस्पेक्टर खान को दे दिया गया है। दरअसल जब यह वारदात हुई थी तो इस केस की कमान मुझे इसीलिए दी गई थी क्योंकि इस एरिया को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। उस वक्त इंस्पेक्टर खान को दूसरा केस दिया गया था। आज की मीटिंग में उसने उस केस की फाइल पेश की। उसने इतनी जल्दी केस सुलझा लिया। डीएसपी साहब ने उसकी बहुत तारीफ की है। इंस्पेक्टर खान ने खुद इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करने से पहले उसे हैंडल करने के लिए कहा है। डीएसपी साहब उसकी बात मान भी गए। ये सब वो मुझे नीचा दिखाने के लिए करता है। मैं जानता हूँ, पिछली बार भी इसने यही किया था। बहुत चालाक आदमी है। उसे पता है कि अगले साल हम लोगों में से किसी एक का ही प्रमोशन होगा और वह अपना सिक्का जमाना चाहता है। रमेश ने सारी समस्या पत्नी को कह सुनाई। जाने दीजिए, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि दूसरों को नीचे गिराकर ही ऊपर जाना चाहते हैं। आप इस तरह की चूहा दौड़ में मत फंसिए, जहां है वहां भी सब ठीक है, माधवी ने पति को समझाया। टीवी पूरी फुल वॉल्यूम पर था। शिवी की आंखें भी टीवी की स्क्रीन पर जमी हुई थी।
परंतु उसका पूरा ध्यान मम्मी पापा की बातचीत पर था। अपने पापा को वह भी रोज इसी तरह के ताने मारकर परेशान करती थी और अपनी बातों से आहत करती थी। मम्मी और पापा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शिवी भी उनकी बातें सुन रही है। पापा की इस दुख भरी आवाज को सुनकर शिवी को अब तक के किए अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने पापा को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसकी नज़रों में उसके पापा सबसे अच्छे थे। इस तरह उनको हारते देखना उसको बहुत दुखी कर गया। ऐसा नहीं होता मधु, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा प्रमोशन हो। हर बार हारना आखिर किसको अच्छा लगता है, लेकिन तुम मुझे कितना हौसला देती हो। थैंक यू सो मच, कहकर रमेश ने अपने हाथ पर रखे माधवी के हाथ को अपने दूसरे हाथ से सहला दिया। प्रमोशन ही सब कुछ नहीं होता, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। आप जैसे भी हैं मेरे लिए बेस्ट है। माधवी ने पति को अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हुए देखा। तुम्हारे सहयोग से हूँ, जो भी हूँ, वरना और कौन है जो मेरा साथ देता है। मैं सच कहता हूँ मधु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु पता नहीं मेरी कोशिश में कहाँ कमी रह जाती है कि हर बार हार जाता हूँ। रमेश की आवाज़ भावुकता से भर गई। शिवी को पापा की आवाज़ का दर्द महसूस हुआ। अनजाने में ही वो इतनी बड़ी गलती करती आ रही थी। उसे याद आ रहा था, जब भी उसके किसी भी सब्जेक्ट में कम अंक आते थे तो वो बहुत मायूस हो जाती थी। उसकी मम्मी उसे लगातार और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहती थी, लेकिन कम अंक लाने पर डांट भी दिया करती थी और नाराज हो जाती थी। परंतु पापा ने कभी उसे कम अंक लाने के लिए ना डांटा और ना ही नाराज हुए। हमेशा उसे कहा करते, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की यही बहुत है। कोशिश करना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। कितने भी अंक आए हो वही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह मेरी बेटी के अंक हैं। मुझे बाकी बच्चों से क्या लेना देना। लेकिन इस तरह तो आप उसे प्रोग्रेस करने से रोक देंगे, मम्मी प्रतिवाद किया करती। प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है, लेकिन हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं है। हमें हारने की आदत भी डालनी चाहिए। हार को पचाना सबको नहीं आता मधु। जिंदगी में हर अनुभव होना चाहिए, अच्छा भी और बुरा भी। उसी से हमें सीख मिलती है। जीत हमें खुशी देती है, लेकिन हारना हमें एक सीख देकर जाता है, रमेश ने कहा। हर रिजल्ट के बाद पापा की तरफ से उसे पार्टी भी जाती और इनाम तो मिलता ही था। पापा ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, लेकिन जब पापा को उसके सपोर्ट की जरूरत थी तो वह इतनी बेगैरत कैसे हो गई। हमेशा दूसरों से अपने पापा को की तुलना क्यों करती रही। क्यों नहीं उसने भी यह कहा कि जैसे भी है मेरे ही पापा सबसे बेस्ट है। पापा का भी तो दिल करता होगा कि उनकी बेटी भी उनको उनकी पत्नी की तरह सपोर्ट करे। कितना दुख लगता होगा उन्हें मेरे इस तरह के व्यवहार से, सोचकर शिवी की आंखों से तब तक आंसू बह निकले। टीवी की आवाज़ अब भी पूरी तेज थी। मम्मी पापा की तरफ उसकी बेटी थी, इसलिए शिवी के आंसू कोई देख नहीं पा रहा था, परंतु वह चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। पापा और मम्मी अभी भी बात कर रहे थे। उसका ध्यान वापस उन दोनों की बातचीत पर चला गया। ये तो कुछ भी नहीं है। बुरा तब लगता है जब मेरे अंडर काम करने वाले मेरे कुलीग्स पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते हैं। कभी कभी मेरे सामने भी मजाक मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं जो मेरा दिल दुखाती हैं। मैं कुछ कह तो नहीं पाता हूँ, परंतु बुरा तो लगता है ना। पापा ने अपने दिल का दर्द बयां किया। ऐसे लोगों का की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो लोग आपके लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी बेटी को तो सिखाते हो कि किसी रेड ड्रेस में मत पड़ो, सिर्फ कोशिश करो, लेकिन अब देखो खुद कितना परेशान हो रहे हो, माधवी ने पति को समझाया। एक समय के बाद मजाक भी बुरा लगने लगता है मधु। पहले मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, मजाक को हल्के तौर पर लेता था, परंतु आजकल उनकी नज़रों में मेरा जो अपमान दिखाई देता है ना, वो असहनीय होता है। सोचता हूँ अगर कभी कुछ अच्छा करके दिखाता तो ये सब इस तरह का व्यवहार मेरी तरफ नहीं करते। रमेश की बातें सुनकर शिवी को महसूस हो रहा था कि आज पापा के दिल में पता नहीं कब का छुपा हुआ दर्द बाहर आ रहा था। माधवी पति की मानसिक स्थिति को समझती थी। वह जानती थी कि शायद यह उनके लिए आखिरी मौका था, इसलिए वह पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं, पर वह सांत्वना देने से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन वह चाहती थी कि किसी भी तरह पति का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाए तो उनमें हिम्मत बनी रहे। पति की अवस्था देखकर वह शायद पति से भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। यह कोई आखिरी मौका तो है नहीं, आगे बहुत से मौके आएंगे आपको अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए। इस तरह परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। पति को तसल्ली देकर माधुरी रसोई की तरफ चल दी। कुछ देर बाद पापा उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। रसोई से उठती खुशबू से पता चल रहा था कि मम्मी पापा का मूड अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा बना रही है। यही देखने के लिए शिवी ने फटाफट अपने आंसू पोंछे और शक्ल को सामान्य बनाया। वह अपनी मम्मी से बताना चाहती थी कि वह पापा की मदद करना चाहती है। यही सोचकर वह रसोई में चली गई। उसने देखा जैसे ही मम्मी को उसके आने की आहट हुई, उन्होंने अपनी बाहों से अपने आंसू पोंछ डाले। शिवी को समझ में आ गया कि मम्मी भी रो रही थी। पापा की बात से वह भी आहत हैं, परंतु वह मम्मी से यह बताकर उन्हें किसी और सहज स्थिति में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए सिर्फ देखा कि वह क्या बना रही है और बोली, अच्छा तो आज पापा का फेवरेट बेसन का हलवा बन रहा है।
मम्मा इसमें थोड़े काजू भी डालना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माधवी बिना शिवी की तरह देखे सिर्फ मुस्कुरा दी और सिर हिला दिया। अब शिवी के दिमाग में यह हलचल मच गई थी, वह कैसे अपने पापा की मदद करे। कई दिन से वह घर से बाहर नहीं निकली थे। उसने उस केस के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। उस पर उसे 2 दिन पहले ये खबर भी मिल गई थी कि कत्ल के इल्जाम में आंटी के पति जो लॉकअप में बंद थे अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। ऐसे में कोठी में जाना खतरे से खाली नहीं था। किसी कातिल को देखना, इस कल्पना मात्र से ही वह डर के मारे कांप गई। परंतु अगर पापा की मदद करनी है तो वहां जाना ही पड़ेगा। सही कहते हैं पापा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अपने पापा को इस तरह हारते मैं नहीं देख सकती। यह निश्चित करके उसने मम्मी से कहा, आप सही कह रही थी, मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। घर बैठे बैठे बोर हो गई और अब दिमाग में कुछ घुस भी नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ आधे घंटे के लिए साइकिलिंग करके आऊं। क्या मैं जियो को फ़ोन कर लूँ मम्मी? अब इस वक्त टाइम देख 7:30 बज गए हैं। वैसे भी मैंने हलवा बनाया है। थोड़ी देर पापा के साथ बैठकर हलवा खा, थोड़ी बातचीत कर, तेरा मन बहल जाएगा। अभी रात को बाहर जाकर क्या करना है, कल चली जाना, मम्मी ने कहा। शिवी ने बाहर झांक कर देखा, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। अचानक उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। तभी रमेश तौलिए से मुंह पोंछते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। अरे वाह पापा, आज तो मम्मी ने आपके लिए बेसन का हलवा बनाया है। इस बहाने से मेरे भी मजे आ गए, शिवी ने सोफे पर उछलते हुए उत्साह से कहा। चलो अच्छा है, मुझे भूख भी लग रही थी, पापा ने तौलिया लेकर बाहर बालकनी की तरफ जाते हुए कहा। पापा तौलिया सुखाकर अंदर आ गए और सोफे पर शिवी के साथ बैठ गए। तब तक मम्मी भी चाय और हलवा लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। और बताओ, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अब तो कई दिन का गैप है ना पेपर में, बैठते ही पापा ने शिवी से पूछा। अब 6 दिन का गैप है पापा। चाय पी के मेरे साथ नीचे वॉक करने चलोगे? असल में घर बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो गई हूँ और पढ़ते पढ़ते अब दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहती हूँ, शिवी ने अपने पापा से निवेदन किया। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल जल्दी से हलवा खा ले, फिर चलते हैं दोनों। 2-4 राउंड लगा कर आते हैं। मधु तुम भी चलो, पापा ने शिवी से कहने के बाद अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं आप लोग जाए, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। और कल मुझे मंदिर जाना है, उसकी कुछ तैयारी करनी है, माधवी ने हलवे की चम्मच मुंह में डालते हुए बताया। कुछ देर बाद शिवी और रमेश नीचे घूमने चले गए। शिवी जानबूझकर पापा को कोठी की तरफ लेकर गई, जिससे कि उसे कुछ देखने को मिल जाए या पापा केस से संबंधित कोई बात करें। जैसे ही शिवी कोठी के पास पहुंची, उसने कहा, मैंने सुना है आंटी के पति को जमानत मिल गई है। वह तो मिलनी ही थी बेटा, 14 दिन की रिमांड पर थे, पापा ने जानकारी दी। तभी शिवी ने पापा का हाथ पकड़ के खींचा और बोली, वह देखो पापा, साइकिल से जो आदमी जा रहा है वही उस दिन कार में बैठा था। आप तो उसके ड्राइवर को पहचानते होंगे, अब देख लो क्या यही ड्राइवर है? जिस तरफ शिवी ने हाथ से इशारा किया था, रमेश ने उस तरफ देखा। चेहरा बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वह आदमी थोड़ा दूर था, परंतु उसका ढील-ढाल और चेहरे की बनावट वही थी। ये बेचारा गरीब आदमी इतना भी मजबूत नहीं है कि खून भी करता और इस तरह खुलेआम घूम भी रहा होता। उसको ध्यान से देखते हुए रमेश ने मन में सोचा, आपको किसी पर शक होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं? शिवी ने जिज्ञासावश पूछा। जिस पर शक होता है, ज्यादातर तो वो पुलिस के सामने आते ही 1-2 थप्पड़ में सब उगल देता है। फिर भी कुछ लोग शातिर होते हैं, उनके पीछे हमें मुखबिर लगाना पड़ता है, पापा ने बताया। मुखबिर वह क्या होता है? शिवी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा। जैसे जासूस होते हैं, यह मान लो कि तुम मेरी मुखबिर हो। तुमने ही मुझे बहुत सारी खबरें दी हैं इस कत्ल से संबंधित। बस वही मुखबिर होते हैं जिनको कोई भी जानकारी मिलती है तो वह आकर पुलिस को बता देते हैं। हम सिर्फ उनको ये खबर करते हैं कि हमें फलां फलां बंदे के बारे में पता करना है, रमेश ने शिवी को बताया। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है। मैं भी बड़े होकर मुखबिर बन जाऊंगी। इनको सैलरी तो खूब मिलती होगी। शिवी के मन में प्रश्न उठा तो उसने पूछा। हाँ हाँ हाँ, इनकी सैलरी नहीं होती बेटा, यह कोई पोस्ट थोड़ी है। बस ऐसे ही कोई भी मुखबिर बन जाता है, वह भी बस पुलिस की मदद करता है, उसके बदले में पुलिस उसको इनाम के तौर पर थोड़े पैसे दे देती है, रमेश ने जानकारी दी। तो आपने किसी मुखबिर से इस कत्ल के बारे में पूछा था क्या? शिवी का अगला प्रश्न था। नहीं, रमेश ने जवाब दिया। शिवी के इस प्रश्न ने उन्हें इस सोच में डाल दिया। सही कह रही है शिवी, कम से कम माली, ड्राइवर और गार्ड पर नजर रखनी चाहिए थी, क्या पता कोई सुराग मिल जाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप किसी मुखबिर से पूछ लें? शिवी ने फिर से प्रश्न किया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यह मुखबिर तो किसी रिकॉर्ड में होते नहीं है, उनसे हम कभी भी पूछ सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। कल के लिए मैं आपकी मुखबिर बनूंगी। मैंने मम्मी से कल नीचे जाने की परमिशन ले ली है। मैं आंटी के यहाँ जाकर एक बार फिर सब देखूंगी और पता करूंगी, पापा का हाथ पकड़कर बोली। रहने दे बेटा,
अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी यह केस कल से इंस्पेक्टर खान के पास जा रहा है, अब मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, कहकर रमेश ने एक ठंडी सांस ली। अगर केस किसी और के पास चला जाता है और बाद में आपको उससे संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो क्या आप अपने बॉस को नहीं बता सकते, शिविर ने जानना चाहा। बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रमेश ने बताया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, अब तो हम इस केस में कुछ भी नहीं करेंगे, रमेश ने लाचारी से कहा। आपको कोशिश करनी चाहिए, आप ही ने तो कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने में क्या हर्ज है। शिवी ने अपने पापा का डायलॉग पापा को ही सुना दिया। अगली शाम शिवी और जिया एक बार फिर आंटी से मिलने के बहाने उस कोठी में गए। आज उस घर में थोड़ी चहल पहल नजर आई। बंसी भाग भाग कर काम कर रहा था, रसोई घर में सफेदी का काम चल रहा था। बूढ़ी आंटी व्हीलचेयर पर ड्राइंग रूम में ही बैठी हुई थी। बच्चों को देखते ही वो प्रफुल्लित हो गई और उनका स्वागत करते हुए बोली, आओ बच्चों, आज कई दिन बाद इस कमरे में आए हूँ, अच्छा लग रहा है, और अब तुम लोगों से मिलकर तो और भी अच्छा। नमस्ते आंटी, दोनों ने एक साथ झुककर आंटी को नमस्कार किया। अब तो अंकल आ गए हैं, आपका मन लग गया होगा, अब आपको खाली खाली नहीं लगता होगा, शिवी ने आंटी से पूछा। घर भरा भरा तो औरतों से ही लगता है बेटा, आदमी तो थोड़ी बहुत देर के लिए घर में रुकता है, वरना वो बाहर ही भागता रहता है, उन्होंने बताया। ऐसा लग रहा था जैसे शिवी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कुछ देर आंटी के साथ इधर उधर की बात करके वह दोनों बाहर की तरफ चल दी। तभी शिवी को उनका वही ड्राइवर घर से निकलकर बाहर की तरफ जाता दिखा। वह शिवी और जिया से कई कदम आगे चल रहा था। उसके हाथ में कोई पॉलीथीन था जिसमें कुछ सामान भरा हुआ था। बाहर आकर उसने वह पॉलीथीन साइकिल पर टांगा और वहां से निकल गया। शिवी ने देखा शायद उसमें कोई कपड़ा था, क्योंकि पॉलीथीन में से थोड़ा सा कपड़ा बाहर लटक रहा था। वह कपड़ा उसे जाना पहचाना सा लगा। वह याद करने की कोशिश करने लगी कि ये कपड़ा उसने कहाँ देखा है। तभी उसे याद आया कि शायद ये कपड़ा उसने कभी आंटी को पहने देखा है। हाँ, शायद यह उनकी साड़ी थी। अगर यह आंटी की साड़ी है तो ड्राइवर साड़ी क्यों लेकर जा रहा है और कहाँ से ली? जब वह तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे तो बंसी एक दो बार वहां से निकल कर गया था, लेकिन ड्राइवर को उसने नहीं देखा था। ड्राइवर उनके निकलने से कुछ पहले ही बाहर निकला था। अभी उसे याद आया कि वह आंटी के कमरे की तरफ से ही निकला था, या हो सकता है आंटी के रूम से निकला हो। मन ही मन श्रीकड़ियां मिलाने लगे। चैप्टर 10। तो वह कौन थी? रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हमेशा की तरह सुबह सुबह इन्हीं आवाज़ों से शिवी की नींद खुल गई। वह परीक्षाएं चलने की वजह से देर तक पढ़ती रही थी और कुछ घंटे पहले ही सोई थी। पहले तो कानों पर तकिया रखकर उसने दोबारा सोने की कोशिश की, परंतु जब वह इसमें असफल रही तो गुस्से में तकिया उठाकर फेंक दिया और धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां उतर गई। नीचे जोर जोर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। नीचे जाकर वह जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उसने देखा पापा अखबार खोले बैठे थे। वह जोर जोर से खबर पढ़कर मम्मी को सुना रहे थे। मम्मी के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से के सम्मिलित भाव थे। दोनों ने उसके आने की आहट तो सुनी, एक नज़र उसे देखा भी, फिर तुरंत वापस अपने काम में लग गए। रोज की तरह गुड मॉर्निंग कह के दोनों में से किसी ने उसे अपने पास बुलाकर किस नहीं किया। वह समझ गई आज फिर कोई गड़बड़ है। ऊपर से जो गुस्सा लिए हुए नीचे उतरी थी, वह यहाँ का माहौल देखकर उड़नछू हो गया। और देखो इसमें क्या लिखा है, पहले भी इंस्पेक्टर रमेश से कई केस वापस लिए जा चुके हैं, कहकर रमेश ने अखबार फोल्ड किया और जोर से टेबल पर दे मारा। उनके इस स्टाइल से उनके अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा था। शिवी ने अपने पापा को कभी भी इस तरह अपना मानसिक संतुलन खोते हुए नहीं देखा था। वह खराब से खराब परिस्थिति में शांत रहा करते थे। क्या हुआ मम्मी? मम्मी की बगल में कर उसने उनींदी आंखों से देखते हुए पूछा। अरे वही केस के बारे में अखबार में छपा है कि तेरे पापा से लेकर वो इंस्पेक्टर खान को दे दिया गया है, धीरे से माधवी ने बताया। वह तो कल ही पता चल गया था, लेकिन अब अचानक पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शिवी ने जिज्ञासा जताई। पापा गुस्से में उठकर बरामदे में टहल रहे थे, ना जाने क्या बुदबुदा रहे थे। बेटा वो बात मीटिंग में हुई थी, खुलेआम अखबार में नहीं छपी थी। अखबार में छपना मतलब हर एक को ये खबर मिल गई होगी, इससे पापा की बहुत बेइज्जती होती है। बाहर निकलेंगे तो सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, बस इसी बात से उनको गुस्सा आ रहा है, माधवी ने बेटी को समझाया। अच्छा हाँ, वह तो सही बात है। तभी आज पापा अभी तक तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? शिवी ने पूछा। और नहीं तो क्या, ऐसे में कहाँ जाने का मन करेगा, समझ नहीं आता इसके लिए क्या किया जाए, कहकर माधवी अपना सर पकड़कर चिंता में बैठ गई। कुछ देर घर में यही तनाव का माहौल बना रहा। रोज इस वक्त किचन में व्यस्त रहने वाली मम्मी भी चिंता मग्न अभी तक सोफे पर जमी हुई थी। ऐसे में उनसे चाय मांगना शिवी को अच्छा नहीं लगा। ऊपर से जिस गुस्से में वह आई थी, उस गुस्से की जगह अब उसे मम्मी पापा दोनों हमसे सहानुभूति हो रही थी। हालांकि समझ उसे भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।